नमस्कार। हमारे देश के अंदर गौ रक्षकों को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जो कि एक विडंबना की बात है। इस बहुसंख्यक हिंदू के देश के अंदर, हिंदू बहुल क्षेत्रों के अंदर भी गौ तस्करी लगातार होती है। ये इस देश का बीफ माफिया इतने खतरनाक तरीके से एक्टिव है कि वो किसी पुलिस वाले की जान लेने तक में भी संकोच नहीं करता है। उसे किसी बात का भय नहीं है, ना प्रशासन का, ना न्यायालय का, ना सरकारों का, ना गौ रक्षकों का। आपको कुछ एक डेटा बताता हूँ जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार पुलिस के एसआई है नंद किशोर जी यादव, उनकी गोली मार करके गौ तस्करों ने पिछले कुछ वर्ष पहले हत्या कर दी। झारखंड के एसआई है संध्या टोपना, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गौ तस्करों ने। एक बीएसएफ ऑफिसर है त्रिपुरा के दीपक कुमार मंडल, उनको भी गौ तस्करों ने मार दिया। यूपी के कुशीनगर के एक सिपाही थे, उनको गाड़ी की टक्कर मार करके उनकी भी हत्या कर दी गई। धनवीर यादव जी उनका नाम था। यूपी के बुलंदशहर के अंदर एक सुबोध कुमार जी थे, उनको भी गौ तस्करों ने मारा। यूपी के अंदर दो कॉप्स थे, एक राम वकील और एक घनश्याम जी, उन दोनों को भी गौ तस्करों ने मार दिया। इनको गौ तस्करी की कहीं से खबर मिली, इन्होंने उनको चेज किया, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की, गोलियां चलाई या फिर कई जनों को गाड़ी चढ़ा के मार दिया। एक बीएसएफ के कांस्टेबल थे विवेक तिवारी जी, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करी रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। और इसी तरह तुषार कांति दास जी थे, उनकी भी बीएसएफ के वो ऑफिसर थे, लेकिन उनकी भी गौ तस्करों ने हत्या कर दी। यह कुछ एक नेम है जो जवान थे, ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट की एज में, तो जवान थे जिनके अंदर जज्बा था पुलिस सर्विस ज्वाइन करके कुछ करना है हमको इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, हम गौ तस्करी नहीं होने देंगे। लेकिन इनकी जान गौ तस्करों ने ले ली। इस देश का बीफ माफिया इतने खतरनाक तरीके से एक्टिव है कि उसकी पुलिस में पकड़ है, उसकी प्रशासन में पकड़ है, अधिकारियों में पकड़ है, राजनीति में पकड़ है, और वो इसी पकड़ के दम पर बीफ माफिया बन चुके हैं। इस देश के अंदर गौ तस्करी करते हैं और लगातार पुलिस के जवानों तक की वो लोग जान ले लेते हैं। आप लोग एक बात सोचिए कि बीफ माफिया कितने बड़े एक ट्रेंगुलर में काम करता है कि एक जगह जहाँ से गौ तस्करी होती है, गाय को उठाया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर एक जगह पर कटिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद में उनके पास पेमेंट आता है। यह पूरा का पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो भी मनी जनरेट होती है, उस मनी का उपयोग आपको पता होगा कहाँ होता है। जहाँ पर आप देखोगे कि रेलवे स्टेशनों के दाएं बाएं कई बार हजार लोगों की कॉलोनियाँ बस जाती है। अवैध तरीके से रोहिंग्या यहाँ पर बसते हैं, अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी देश के अंदर बसते हैं। उनको कौन बसाता है? ये जो दंगे होते हैं, इनको फाइनेंस कौन करता है? आप लोग सोचिए। आतंकवाद तक को फाइनेंस करने के लिए ये बीफ माफियों का पैसा यूज में होता है। इस पैसे से केवल और केवल हिंदुत्व की विचारधारा को नष्ट करने का काम किया जाता है। इस पैसे से आपकी और हमारी हत्या की प्लानिंग्स होती है, और इस देश को तोड़ने की लगातार कोशिश इसी पैसे से होती है। यह पैसा जनरेट होना उन लोगों के लिए इतना ज़रूरी है कि यह इस पैसे के लिए गौ रक्षकों को छोड़ो पुलिस तक की जान ले लेते हैं। और इसी का शिकार हुआ हमारे भाई मोनू मानेसर। उनके ऊपर राजस्थान भरतपुर के दो युवकों को जलाकर मारने का आरोप लगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है न्यायालय में, और वो अभी तक आरोपी नहीं है न्यायालय के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनको मीडिया के अंदर आरोपी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। उनकी ब्रेन है, उनकी जो इमेज है, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वो एक गौरक्षक है और रहेंगे। उनकी विचारधारा हिंदुत्व की थी, उनका काम था गौ माता की रक्षा करना। इसके अलावा उन्होंने किसी की जान नहीं ली, ऐसा उनका पक्ष है, उनका ऐसा कहना है। उनके ऊपर दो और मुकदमे थे। एक मुकदमा है पाटौदी के अंदर फायरिंग हुई उसका, और एक था नूह मेवात के दंगों की, उसके ऊपर प्लानिंग का उनके ऊपर आरोप लगा। जब उनके ऊपर ये तमाम आरोप लगे और वो जब न्यायालय के तरफ गए, तब न्यायालय के अंदर उनको दो मुकदमों में तो उनको जमानत मिल गई, एक तो पटौदी वाले में और एक नूह मेवात दंगे वाले में। लेकिन उनको इस जावेद और नासिर नाम के दो युवकों की हत्या का उनके ऊपर जो आरोप है, उस पर उनको अभी तक जमानत नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक जेल में है। मोनू मानेसर हो या अन्य जितने भी गौरक्षक हैं, जब वो किसी बड़े क्योस में फंसते हैं, जब वो ट्रबल में फंसते हैं, जब उनके ऊपर कोई मुकदमे होते हैं, तब तमाम हिंदू संगठन उनसे अपने हाथ खींच लेता है, जो एकदम गलत बात है। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, उस संगठन की यह भूमिका बनती है कि अगर कभी भी कहीं पर भी किसी गौरक्षक के साथ कुछ गलत होता है, गौरक्षक अगर किसी कानूनी दाव पेच में फंसता है, तो उसको पूरे तरीके से बैक किया जाए, उसके पूरे तरीके से सपोर्ट हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, वो व्यक्ति आपके संगठन का नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा बयान दीजिए कि वो व्यक्ति प्राथमिक तौर पर हमारी सदस्यता उससे नहीं ली, लेकिन वो हमारी विचारधारा से मैच करता है, इसलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन ऐसा तमाम हिंदू संगठन नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा से गौरक्षकों को खुद को अलग थलग महसूस किया जाता है। क्योंकि
उनके ऊपर से अपने हाथ तमाम संगठन हटा लेते हैं जब वो किसी भी तरीके से ट्रबल में फंसते हैं, किसी तरह की मुसीबत में फंसते हैं। आपको पता है कि इस देश के अंदर अगर कोई न्यायालय प्रक्रिया में फंसता है तो उसको वकील का पैसा लगता है, घर पैसों से दुप जाता है और तमाम तरह की परेशानी उनको उठानी पड़ती है, उनके परिवार को, उनको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हिंदू संगठनों की जिम्मेदारी बनती है। अभी इस देश के अंदर कई राज्यों में राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद भी ये गौ तस्करी इतने हाई लेवल पर होती है और इतने खतरनाक तरीके से ये लोग काम करते हैं। आप लोग सोचते हैं इनका इकोसिस्टम कितना मजबूत होगा कि सरकार हमारी होने के बावजूद भी इस तरह की तमाम परेशानियां गौ रक्षकों को झेलनी पड़ती है। हम सरकारों पर ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार की अपनी कुछ सीमाएं होती है, ठीक है, लेकिन जो दल है, जो संगठन है, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि तो फिर गौ रक्षक काम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो आपको बता देता हूँ कि गौ रक्षा करना एक आसान काम नहीं है। आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, 4-5 लोगों को आपके पास होना चाहिए, आपको पूरी रात चौकसी करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको किसी गाड़ी को चेज करना जिसके अंदर गौ तस्करी होती है, फिर उसको कानून के हवाले करना। यह प्रोसेस बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी गौ रक्षक अपनी जान दांव पर लगा करके ये काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समाज के लिए। उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि गाय को बचाना, गौ माता को बचाना इस देश के संविधान का हिस्सा है। किसी आईपीसी की धारा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के संविधान में लिखा है कि जानवरों को बचाना चाहिए। उसके बावजूद भी गौ तस्करी होती है, यह बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए हमारी सरकारों से, तमाम सरकारों से यही गुजारिश है कि गौ हत्या के खिलाफ एक कठोर पूरे भारत का अंदर एक कानून बने देशव्यापी, और उस कानून की पालना तमाम न्यायालय और तमाम सरकारें करवाएं, ताकि गौ रक्षकों की जान ना जाए और गौ माता की जान बचे। क्योंकि अगर एक गौ माता का कत्ल होता है तो उसका पाप पूरे के पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है, पूरे राज्य पर पड़ता है और पूरे देश पर उसका पाप चढ़ता है, जिसका अंजाम देश को भुगतना पड़ता है। जय हिंद, जय श्री राम। मैं आपको